हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ये सभी जेई एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का ये लोगो भी दिया हुआ है मैंने, तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम वेल्डिंग समझ लेते हैं कि वेल्डिंग होती क्या है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होती है कि हम अदर टू मेटल्स को ज्वाइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अदर मेटल्स को भी यूज कर सकते हैं या डिफरेंट मेटल्स को भी हम ज्वाइंट कर सकते हैं एक साथ। और हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, हीटिंग की हेल्प से हीट करके इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम हीट करके हम मेल्ट कर सकते हैं अदर टू मेटल्स को या सेम मेटल्स को, और विदाउट किसी प्रेशर के, हम विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर के हम उन्हें जोड़ सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सभी इंडस्ट्रीज ये सभी इंडस्ट्रीज करती हैं वेल्डिंग का यूज़। ठीक है, सभी वेल्डिंग का यूज़ करती हैं इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का। तो थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है वह बहुत क्लीन क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होती है एंड एफिशिएंट होती है, वेरी एफिशिएंट होती है। इसकी एफिशिएंसी कम से कम 90 से 95 तक चली जाती है। तो और इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि ये इसके मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये किस मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो 5 मेजर फैक्टर्स होते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है, थर्मल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करती है, थर्मल एक्सपेंशन पे करती है, सरफेस कंडीशन पे डिपेंड करती है, एंड चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करती है। जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस वेरियस टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रिक प्रोसेस वेरियस टाइप की होती हैं। पहली होती है गैस वेल्डिंग, जो हमें नहीं पढ़नी, जेई लेवल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंट वेल्डिंग में 4 टाइप की वेल्डिंग होती हैं, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो ये 4 टाइप की हम क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके। ओके, तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस चैप्टर में किस किस टाइप की वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है किसी भी एग्जाम के लिए। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, मेटल गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ओके, दूसरी बात, ये सॉलिड स्टेट वाली नहीं पढ़नी, मगर आपको मैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बताऊंगा। बाकी ये नहीं पढ़नी है, जो पढ़नी है वो आपको पता ही है, वैसे भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलते ही हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क। आर्क का क्या रेजिस्टेंस होता है, तो बताइए थोड़ा सा। पहला ऑप्शन है डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द करंट, दूसरा इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द करंट, तीसरा डू नॉट डिपेंड ऑन करंट, और फोर्थ नन। तो बताइए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा, और आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी ऑप्शन देते रहिए कि क्या क्या इसके आंसर हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी आर्क होती है वो नेगेटिव कोफिशिएंट होती है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। आर्क का जो नेचर होता है नेगेटिव कोफिशिएंट रेजिस्टेंस नेचर होता है। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ी सी जानने वाली बात है। अब नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है, जो रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट भी बढ़ेगा,
तो इसलिए जो आर्क होती है उसका रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस, और जो करंट होता है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये एक फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कि डिक्रीज विद इंक्रीज द करंट। ये किसकी वजह से होता है? नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, किसका है ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का डायग्राम है। तो एक एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये 2020 एसएससी जेई एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि जो डिफ्लेक्शन होता है आर्क में, वो भी मेल्टिंग पॉइंट पे या वेल्ड पॉइंट पे, उस डिफ्लेक्शन को बोलते क्या है? ये जो डिफ्लेक्शन होता है, समझिएगा, जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है आर्क का वेल्ड पॉइंट पे, तो उसे बोलते क्या है? तो उसे सिंपल क्या बोलते हैं? आर्क बिलो, आर्क बिलो। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, आप जानिएगा। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये आर्क जनरेट हो रही है। ये हमारी वर्किंग केबल है जो हमने वर्क पीस पे जोड़ी है, एंड एक इलेक्ट्रोड से हमारी केबल जा रही है, ये इलेक्ट्रोड केबल है। ये हमारी वेल्डिंग मशीन है। ठीक है गाइस, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा है। इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन अ एसी सप्लाई सिस्टम इन द रेंज, मतलब आर्क वेल्डिंग में कितनी वोल्टेज होती है? एसी सिस्टम सप्लाई की बात की है गाइस इसने, एसी सिस्टम सप्लाई की बात की है। कितनी वोल्टेज होती है वेल्डिंग में? बताइएगा, बताइएगा। पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन नो, तीसरा ऑप्शन नो, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, फिफ्थ जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, दिस इज राइट, 7200 वोल्ट, 7200 वोल्ट। ओके गाइस, ये हमारा किस सिस्टम में होता है? एसी सप्लाई सिस्टम में। ये रेंज रहती है किसकी? वोल्टेज की रेंज रहती है आर्क वेल्डिंग में। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन आर्क वेल्डिंग बाय डीसी सप्लाई द वोल्टेज रिक्वायर्ड इज। अब ये भी क्वेश्चन भी अच्छा है। डीसी सप्लाई सिस्टम में हमारा आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज क्या होता है, मतलब वोल्टेज की रेंज डीसी सप्लाई सिस्टम में कितनी होती है? बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे साथों साथ कमेंट सेक्शन में भी आंसर दीजिएगा इसका, थर्ड का। तो इसका जो आंसर रहेगा बेस्ट 50 to 60 वोल्ट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिएगा। अ डीसी जनरेटर यूज फॉर एसी वेल्डिंग शुड हैव, मतलब एसी वेल्डिंग में हम डीसी जनरेटर को कैसा यूज करते हैं, किस तरीके का यूज करते हैं? राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का, या स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक का, या नन? तो ये भी समझाता हूँ आपको। हम ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का हम क्या करते हैं? डीसी जनरेटर यूज करते हैं। वो कौन सा करते हैं? डीसी जनरेटर कौन सा होता है? डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर। ठीक है, जो हमारा वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमारा वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो कम होती है और करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। अभी मैंने एक पीछे चीज़ बताई थी, ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस नेचर का होता है। जो आर्क होती है हमारी, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस नेचर की होती है। ठीक है गाइस, इसलिए ये ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छा भी क्वेश्चन है ये वाला भी। द ट्रांसफार्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट, हम एसी वेल्डिंग सेट के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? बूस्टर टाइप करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं, या नन करते हैं? तो बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर?
इसका होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अभी हम बात ही कर रहे थे कि वोल्टेज कम है और करंट ज़्यादा होता है आर्क में, इसलिए आर्क वेल्डिंग में हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो हाईली इंडक्टिव नेचर का होता है। इसलिए हम इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर एक कैपेसिटर शंट में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6th क्वेश्चन, इन टिग वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप। टिग वेल्डिंग में हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है? बताइएगा। कार्बन, स्टील, टंगस्टन या नो इलेक्ट्रोड नीडेड। किसी भी इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं होती। 4th ऑप्शन है ये। तो बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले टिग की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए टिग वेल्डिंग की। तो ये होती है टंगस्टन, टी से टंगस्टन, आई से इनर्ड, ये होती है गैस, जी से होती है गैस। टंगस्टन इनर्ट गैस। तो इसमें जो टंगस्टन जो छुपा हुआ है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करता होगा? टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है किसमें? टिग वेल्डिंग में। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10SWG इलेक्ट्रोड यूजिंग या यूजली ऑपरेट इन द करेंट रेंज। बताइएगा। पहले तो ये बताइएगा SWG की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जो फुल फॉर्म्स होती हैं हमारी, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? S से होता है स्टैंडर्ड, W से होता है वायर, G से होता है गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। और जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज होता है हमारा 95 से 135 एम्पियर का इलेक्ट्रोड यूज होता है, या ऑपरेट इन करंट रेंज का यूज होता है। तो ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम इन केस ऑफ। किस वेल्डिंग में हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता या यूज नहीं होता? तो बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी आर्क वेल्डिंग में, एसी आर्क वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में या टिग वेल्डिंग में? टिग वेल्डिंग की आपकी फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा टिग वेल्डिंग। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही देखते रहिए। अभी आगे जो आने वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्गन किस टाइप की गैस है? बताइएगा। इनएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है, या रेयर गैस है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो बताइएगा। जो आर्गन होती है हमारी, वो इनर्ट गैस होती है। जो आर्गन एलिमेंट होता है या आर्गन एटम होता है, उसकी जो आउटर ऑर्बिट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। बैलेंस होते हैं मतलब, बैलेंस होने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते उसकी लास्ट ऑर्बिट में। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मतलब उसकी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फुलफिल्ड होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक इनर्ट गैस है, जो किसी भी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसलिए बोलते हैं हम इनर्ट गैस। ओके गाइस, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। The power factor of load using welding transformer least depend on। मतलब जो पावर फैक्टर लोड पे जो पावर फैक्टर है यूज कर रहे हैं हम किस लिए यूज कर रहे हैं, किस पे? ध्यान से समझिएगा ये चीज को। जो हम यूज कर रहे हैं वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में, वो किस पे सबसे कम डिपेंड करता है? लीस्ट डिपेंड किस पे करता है? जो पावर फैक्टर जो होता है लोड का, वो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में सबसे कम किस पे डिपेंड करता है? बताइएगा। आर्क लेंथ, या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, या नंबर ऑफ ऑपरेटिंग स्टेशन, या मटेरियल टू बी वेल्डिंग? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा मटेरियल टू द वेल्डिंग।
ओके गाइस, मटेरियल टू द वेल्डिंग। वेल्डिंग के मटेरियल पे सबसे कम डिपेंड करता है किसका, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मिग वेल्डिंग की क्या फुल फॉर्म होती है? सबसे पहले मिग वेल्डिंग की क्या फुल फॉर्म होती है, यही पूछा है इसमें। मिग वेल्डिंग इज क्या होती है? माइल्ड स्टिड स्टील इनर्ट गैस वेल्डिंग, या मीडियम इनर्ट गैस वेल्डिंग, या मैक्सिमम इनर्ट डेप्थ गैस वेल्डिंग, या मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग? बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम इनर्ट गैस या मैक्सिमम इनर्ट डेप्थ गैस वेल्डिंग। ठीक है गाइस, ध्यान से इसको याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में। चलिएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not resistance welding? ऐसी कौन सी वेल्डिंग है इन चारों में से जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में नहीं आती? बताइएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है वो भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आती है, जो फ्लैश बट वेल्डिंग होती है वो भी हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आती है, जो स्टीम वेल्डिंग होती है वो भी हमारी किस में आती है? किस में आती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? मिग वेल्डिंग। अभी हमने पीछे फुल फॉर्म पढ़ी थी, तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एक दो तीन और बात बताता हूं कि सीम वेल्डिंग जो होती है उसमें जो हम थिकनेस रखते हैं, जो मेटेलिक शीट्स की जो थिकनेस होती है मेल्ट करने के लिए, हम 0.25 टू 3 mm यूज करते हैं। ओके गाइस, समझ में आया? और जो फ्लैश बट वेल्डिंग होती है हमारी, फ्लैश बट वेल्डिंग में हम कितने mm की करते हैं? ये इसमें ये इसका आंसर आप बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मेटेलिक शीट्स कितनी थिकनेस होती है ये बताना, बट वेल्डिंग की, फ्लैश बट वेल्डिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ आ बॉडी रिफ्लेक्ट एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट्स देन इट इज नोन एज। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? जो ऐसी कौन सी बॉडी है जो रिफ्लेक्ट करती है हमारी इंसिडेंट रेडिएशन को, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कौन सी बॉडी करती है, उस बॉडी का क्या नाम है? ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, वाइट बॉडी, या ट्रांसपेरेंट बॉडी? बताइएगा। जो ब्लैक बॉडी होती है हमारी, ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है, गुड एब्जॉर्प्शन करती है ये लाइट का, जो ब्लैक बॉडी होती है। एंड जो वाइट बॉडी होती है ये ईजिली रिफ्लेक्ट करती है किसे? रेडिएंट या लाइट रेडिएशंस को। ओके गाइस, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके लिए याद किया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रटा जा सकता है इस क्वेश्चन को, इसलिए आप ध्यान से इसे देख के जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच हैव द लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर? किस एलिमेंट का सबसे कम टेम्परेचर होता है, या सबसे कम रेंज का टेम्परेचर होता है? यूरेका, नाइक्रोम, या सिलिकॉन कार्बन, या कंथल? कंथल कौन सा एलिमेंट होता है ये भी बताऊंगा आपको, पहले इसका आंसर बताइएगा, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। बताइएगा, थोड़ा ध्यान से बताइएगा, सोचिए। चलो नहीं पता, तो इसका आंसर होता है यूरेका। इसका आंसर क्या है? यूरेका। अब यूरेका किस किस से मिलके बनता है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरेका कॉपर प्लस निकिल से बन के बनता है, कॉपर प्लस निकिल। कॉपर की कितनी मात्रा होती है? 40% मात्रा होती है यूरेका में। एंड
60% होती है निखिल की मात्रा। ठीक है गाइस, समझ में आया? चलिए थोड़ी सी और चीज़ आपको डिटेल में थोड़ी सी और बताता हूँ इसके बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं नाइक्रोम की। नाइक्रोम नाइक्रोम किस किस मटेरियल से मिलकर बनता है? निखिल प्लस क्रोमियम, Cr प्लस मैग्नीज एंड फ्यू परसेंटेज ऑफ आयरन। ठीक है गाइस, इसका परसेंटेज भी बता देता हूँ। ये मिलता है हमें 75 से 78% तक। जो क्रोमियम मिलता है हमारा 20 से 30% तक। और जो मैग्नीज जो मिलता है 1.5% तक। एंड ये जो आयरन होता है बहुत स्मॉल परसेंटेज में मिलता है नाइक्रोम में। ठीक है गाइस, ध्यान से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं और समझ भी लीजिए। आप नहीं नोट करना तो जो इसका टेम्परेचर होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है यूरेका का? ये होता है 1210 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, क्लियर है? एंड जो कंथल होता है, कंथल किस किस का एलॉय होता है? Fe प्लस क्रोमियम प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है गाइस, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो 1400 के आसपास होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एफ या फ्रीक्वेंसी बी द फ्रीक्वेंसी देन इलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक लॉस फ्रीक्वेंसी के कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के होते हैं, या फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के होते हैं, 1/, फ्रीक्वेंसी के होते हैं, या 1/, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के होते हैं? बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये छोटी छोटी बातें हैं, यही बहुत बड़ी बातें होती हैं। बताइएगा। तो क्या होता है? P बराबर इलेक्ट्रिक लॉस या डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? ये होता है हमारा 2 पाई FCB स्क्वायर कॉस फाई। और जो कॉस फाई या कॉस थीटा होता है जो हमारा, ये क्या होता है? लॉस एंगल बोलते हैं इसे, लॉस एंगल बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो डायलेक्ट्रिक लॉस होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? एफ स्क्वायर के होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो जो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ये आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और निकल के आई, जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10 to 30 मेगाहर्ट्ज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज थिकनेस ऑफ शीट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में थिकनेस होती है शीट्स की या मेटालिक शीट्स की, जो थिकनेस होती है वो कितनी रखी जाती है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये रखी जाती है 5 mm, 5 mm रखी जाती है। जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, जो वोल्टेज रखा जाता है 4 to 12 वोल्ट रखा जाता है। एंड जो पावर रखी जाती है, जो पावर होती है वो 60 to 180 वॉट होती है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी याद रख लीजिएगा, 400 से 450 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है गाइस, ये भी समझ लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेम्परेचर ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द कार्बन आर्क वेल्डिंग। क्या टेम्परेचर होता है दोनों इलेक्ट्रोड का, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का? तो बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो बताइएगा कार्बन आर्क वेल्डिंग के लिए तो क्या होता है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। नेगेटिव के लिए होता है 3200 डिग्री सेल्सियस और पॉजिटिव के लिए होता है 3900 डिग्री सेल्सियस। और इससे रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूं आप सभी को। जो करंट लेते हैं हम इसमें 600 से 800 के बीच लेते हैं, 800 एम्पियर के बीच, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर लेते हैं, जो इलेक्ट्रोड डाया लेते हैं, कितना लेते हैं इलेक्ट्रोड का डाया? 25 mm तक। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the striking arc in the atomic hydrogen arc welding? बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में स्ट्राइकिंग आर्क कितनी होती है, या स्ट्राइकिंग आर्क वोल्टेज कितनी होती है, बताइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आने के चांसेस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा 80 to 100 वोल्ट। अब इससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूं। जो इसमें आर्क करंट होती है वो होती है 150 एम्पियर। किसमें? एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में। और दूसरी बात, जो इसमें टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है ये कितना होता है? 4000 या 4000 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन। द थिकनेस ऑफ शीट एंड फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन द अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। क्या अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में जो थिकनेस ऑफ मेटल शीट्स यूज कितनी होती है, या किस साइज की होती है थिकनेस, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा, बताइए जल्दी। और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो ये जो लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी कितनी लेते हैं हम? 20 से 60 किलो हर्ट्ज तक। एंड फ्रीक्वेंसी इतनी लेते हैं। एंड जो साइज लेते हैं, किसका? जो साइज लेते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के थिकनेस का, जो साइज लेते हैं, शीट्स का साइज लेते हैं या थिकनेस लेते हैं, वो 0.38 mm टू 2.5 mm तक लेते हैं। तो याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जो फ्रीक्वेंसी रहती है इसमें 20 to 60 किलो हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट डाटा है ये, तो नोटेड कर सकते हो आप। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 20। द थिकनेस ऑफ शीट यूज इन द स्पॉट वेल्डिंग। हम जो स्पॉट वेल्डिंग में जो शीट्स या मेटेलिक शीट्स कितनी थिकनेस लेते हैं, कितनी मोटी लेते हैं, तो बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बताइएगा कितना लेते हैं हम स्पॉट वेल्डिंग में, जो थिकनेस लेते हैं वो कितनी लेते हैं? तो हम जो थिकनेस लेते हैं, तो गाइस इसमें से कोई सा भी नहीं है आंसर, इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? जो स्पॉट वेल्डिंग में जो थिकनेस लेते हैं वो हम लेते हैं 1200 mm तक, या 1200 नहीं, सॉरी, 12 mm तक लेते हैं हम। और जो इसमें जो कैपेसिटी होती है, जो इसकी कैपेसिटी होती है स्पॉट वेल्डिंग की, ये होती है हमारी 10 to 150 kVA तक इसकी जो कैपेसिटी होती है स्पॉट वेल्डिंग की, वो ये होती है। एंड जो थिकनेस ऑफ शीट साइज होता है वो 12 mm तक होता है। ठीक है गाइस, ये हम
10 mm भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको किसी के पास भी नहीं मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइड्रोजन प्रेशर इन द एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग? तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में जो हाइड्रोजन प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो ये बताइएगा। इसका जो आंसर है 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, इसे मैं बता देता हूं। वैसे व्हाट इज द वेल्डिंग रेंज ऑफ स्टीम वेल्डिंग? स्टीम वेल्डिंग की कितनी रेंज होती है, वेल्डिंग रेंज? तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड वी लव यू गाइस एंड थैंक यू।